Eagle Coaching Center, an institute of science and commerce. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमालगमेशन। पिछले कुछ सालों में आपने न्यूज में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि या तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अमालगमेट कर रही है या फिर कोई ऐसी यूनिट जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सिक यूनिट है, गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, सेल ऑफ कर रही है टू अ प्रॉफिटेबल यूनिट। तो कई सारे बच्चों के दिमाग में इश्यूज रहते हैं कि एक्चुअली अमालगमेशन होता क्या है। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर का सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, वो है अमालगमेशन। अमालगमेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करा जाता है, व्हेन टू और मोर देन टू कंपनीज, यानी कि मिनिमम कितनी कंपनीज होनी चाहिए, हमारे पास दो कंपनीज होनी चाहिए। एक कंपनी को लेकर आप अमालगमेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो एटलीस्ट टू और ज्यादा भी हो सकती है, दो से ज्यादा कंपनीज एक साथ आती हैं टू फॉर्म अ वन अंडरटेकिंग, ठीक है। या तो वो एक नई कंपनी भी फॉर्म करेंगी या फिर वो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मर्ज भी हो जाती हैं। दोनों ही तरीके का केस होता है, लेकिन मेन इसमें टारगेट उनका क्या होता है, टू फॉर्म अ वन अंडरटेकिंग। या दो से ज्यादा यूनिट्स को जब एक साथ जोड़ के एक अंडरटेकिंग, एक कंपनी को फॉर्म करा जाता है, उसको हम नाम देते हैं अमालगमेशन का, ठीक है। तो इट इज टर्म्ड एज अमालगमेशन। अमालगमेशन में दो तरह का अमालगमेशन होता है, एक तो होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर अमालगमेशन में, दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। ये अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले बहुत ही बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर के, वो तीन टर्म्स है, वो है एक अमालगमेशन, एक एब्जॉर्प्शन और एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहले मैं इन्हें समझना चाहूंगा कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। अमालगमेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी ले ली, ये है ए लिमिटेड, ठीक है, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। एक मैंने द कंपनी ले ली, ये है बी लिमिटेड, ठीक है। दोनों आपस में आई और दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करी जिसको उन्होंने नाम दे दिया सी लिमिटेड। तो यहां पे दो कंपनीज एक साथ आके एक नई कंपनी फॉर्म कर रही हैं, सी लिमिटेड। तो ये हमारा किसका केस हो गया, अमालगमेशन का, यानी कि दोनों मर्ज होकर एक नई कंपनी बन गई सी लिमिटेड। एक तो अमालगमेशन हमारा ये होता है। दूसरा क्या होता है, अमालगमेशन एक परचेज का भी, मर्जर एक इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लो ये एक जायंट बड़ी कंपनी थी, हम इसको नाम दे देते हैं एक्स लिमिटेड। ये एक बड़ी अंडरटेकिंग थी, ठीक है, और एक ये अंडरटेकिंग थी छोटी जिसको हम नाम दे देते हैं वाई लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पे क्या करा, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो इस टेक ओवर के केस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये किस केस में आता है, एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसमें एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है, मैं उससे समझाना चाह रहा हूं। पहले ये समझना, देखो दो केस हो सकते हैं। पहला, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में क्या हो गई, मर्ज हो गई। पहला केस क्या हो जाएगा, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में आकर मर्ज हो गई। दूसरा केस क्या होगा, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब देखो फर्क क्या होता है। अब इसे भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में मर्ज हो गई है। मर्जर अमालगमेशन का केस होता है, लेकिन टेक ओवर का तो वह एब्जॉर्प्शन का केस होता है। तो इसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को मैं एक मिनट पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं दोनों में फर्क समझाऊंगा, ठीक है। ये मान लो ये पी लिमिटेड है, ठीक है, और ये है क्यू लिमिटेड। तो पी लिमिटेड ने क्या करा, क्यू लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें अमालगमेशन में जो मर्जर का केस है, यहां तो वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में मर्ज हुई है, यहां पे पी ने क्यू को एब्जॉर्ब करा है। दोनों केस आपको सेम से ही लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। वो बेसिक डिफरेंस होता है नेचर ऑफ बिजनेस का। किसका डिफरेंस होता है गाइस, नेचर ऑफ बिजनेस का। अगर बिजनेस का नेचर सिमिलर काइंड का है, कैसा है, सिमिलर काइंड का नेचर है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में डालते हैं। किस में डालते हैं गाइस, एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में। लेकिन अगर बिजनेस का नेचर सिमिलर नहीं है, नॉट ऑफ अ सिमिलर काइंड, ठीक है, अगर बिजनेस का नेचर नॉट ऑफ अ सिमिलर काइंड, सिमिलर काइंड का नहीं है, तो हम उसे किस कैटेगरी में डालते हैं, एब्जॉर्प्शन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाहूंगा कि सिमिलर काइंड और नॉट ऑफ सिमिलर काइंड का केस कैसे होता है। मान लो
एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, HY लिमिटेड एक कंपनी है जो कि किस में डील कर रही है, ये डील कर रही है आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल्स आप सब जानते ही होंगे, बाइक्स, कार्स एंड ऑल, ठीक है। एक यहां पे एक कंपनी है Z लिमिटेड, ठीक है, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही डील कर रही है। तो अब HY लिमिटेड ये देख रहा है, HY लिमिटेड ने एक चीज एनालाइज करी कि Z लिमिटेड क्या कर रही है, धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, और उसने रिसर्च एनालिस्ट ने, जो हर कंपनी का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इनके रिसर्च एनालिस्ट ने ये आइडेंटिफाई करा कि आगे चल के Z लिमिटेड क्या करेगी, HY लिमिटेड का मार्केट टेक ओवर कर लेगी। इस बात के पूरे चांसेस होते जा रहे हैं। इस चीज के अनसर्टेनिटी को देखते हुए HY लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डिसीजन लिया कि हम क्या करते हैं, Z लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। HY लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, कैसी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, लेकिन Z लिमिटेड अभी छोटी है, आगे चल के ये बड़ी होने वाली है, बिकॉज धीरे धीरे इसका मार्केट को ये क्या करती जा रही है, टेक ओवर करती जा रही है, ठीक है। तो इस अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए HY लिमिटेड ने क्या करा, Z लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ठीक है। उनके शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा और उस कंपनी को अपने पास क्या कर लिया, अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे देखो कैसा केस है गाइस, दोनों ही सिमिलर काइंड है, ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील कर रही थी और ये भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील कर रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऐसे केस में करा क्यों जाता है, सबसे पहला पॉइंट गाइस मैं इसका दूंगा, 2S2 एलिमिनेट। क्या एलिमिनेट करेंगे, कंपनी नहीं, हम एलिमिनेट करने क्या करते हैं, कंपटीशन। अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए कंपनी एब्जॉर्प्शन का केस करती है, बिजनेस को परचेज कर लेती है, बिजनेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे उसे यहां लग रहा था कि Z लिमिटेड आगे चल के मेरा मार्केट टेक ओवर कर सकती है और वो इस रिस्क को उठाना नहीं चाह रही थी, तो उसने क्या करा, Z लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें क्या एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो अब इस तरीके का एग्जांपल लेते हैं, यही X लिमिटेड थी और इसी को Y लिमिटेड लेके चलते हैं, ठीक है। X लिमिटेड में मान के चलता हूं कि S लिमिटेड किस में डील कर रही थी गाइस, इसको हम दे लेते हैं आपका इंश्योरेंस सेक्टर में। किस में डील कर रही थी गाइस, इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस आप जानते ही हो, किसी भी लॉस को या रिस्क को कवर अप करने के लिए जो प्रोसेस टेक ओवर करा जाता है उसको हम इंश्योरेंस का नाम दे देते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है। और Y लिमिटेड को मैं कह लेता हूं कि Y लिमिटेड किस में डील कर रही थी गाइस, मैं से कह देता हूं Y लिमिटेड फाइनेंस के सेक्टर में डील कर रही थी। फाइनेंस के सेक्टर में डील करने का मतलब क्या है कि लोगों को ये लोन्स प्रोवाइड करा रही थी, लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी, कोलेटरल के अगेंस्ट लोन्स दे रही थी, ठीक है। अब यहां पे दोनों ही डिफरेंट सेक्टर्स हैं, दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नेचर ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस का है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस का है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो X लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, Y लिमिटेड छोटी कंपनी है। X लिमिटेड ने Y लिमिटेड क्या करा, Y लिमिटेड X में आके क्या हो गई गाइस, मर्ज हो गई, ठीक है। X लिमिटेड ने Y को ऑफर करा कि हम, आप एक काम करो, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, ठीक है। तो X लिमिटेड Y लिमिटेड में क्या हो गई, आके गाइस मर्ज हो गई, और इसको हम किसका केस कहेंगे, अमालगमेशन का। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, मर्ज भी कह सकते हैं, परचेज भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अगेन कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि इन दिन मर्जर में और परचेज में क्या डिफरेंस होता है, हम किन क्राइटेरियाज के बेसिस पे कंपनी के अमालगमेशन को इन दी नेचर ऑफ मर्जर में डालेंगे या किस बेसिस पे उनके क्लासिफिकेशन को इन दी नेचर ऑफ परचेज में डालेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे X लिमिटेड बड़ी कंपनी थी, Y लिमिटेड छोटी थी। X ने Y को क्या कर लिया, परचेज करा, या फिर Y इसमें मर्ज हो गई तो इसको हम क्या कहेंगे, अमालगमेशन कहेंगे, ठीक है। Y लिमिटेड उसमें आके खुद मर्ज हो गई तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अमालगमेशन। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या था, बहुत ही मेन चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, डिफरेंस है गाइस सेक्टर का। अगर बिजनेस के सेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, तो वो हमेशा अमालगमेशन का केस होगा, भले ही बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही हो या वो दूसरी वाली उसमें आगे मर्ज हो रही हो। लेकिन अगर बिजनेस आपका सेम सेक्टर का है, सिमिलर काइंड का है, तो वो हमेशा एब्जॉर्प्शन का केस होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा अमालगमेशन और ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स काफी हद तक दोनों के सेम ही हैं। अब आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है गाइस, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती, कोई नई कंपनी मर्ज नहीं होती है। एक क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं कि ये X लिमिटेड एक X को नहीं, अब इसको दूसरा ले लेते हैं, हम ले लेते हैं MN लिमिटेड, ठीक है।
हमने इसको क्या ले लिया, MN लिमिटेड। अब MN लिमिटेड ने क्या करा, इसी MN लिमिटेड ने खुद ही ये क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई। क्या हो गई, MN लिमिटेड लिक्विडेट हो गई, और लिक्विडेट होके यहां पे इसने एक नई कंपनी फॉर्म कर ली और हम उसको क्या देते हैं, EF लिमिटेड। ठीक है, यहां पे कोई दूसरी कंपनी का रोल नहीं आया, खुद ही बस MN लिमिटेड को लगा कि उसका मान लो कि नेम के वजह से मार्केट कैप्चर नहीं कर पा रही है, कई सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो फैक्टर्स वेट करते हैं, तो उसने क्या करा, MN लिमिटेड ने अपनी ही कंपनी को एंड करा और उन्हीं एसेट्स के साथ, उन्हीं लाइबिलिटीज के साथ, उन्हीं शेयर होल्डर्स के साथ MN लिमिटेड ने दूसरे नाम से मार्केट में आ गई, जिसको बोल दिया EF लिमिटेड। सारी चीजें वही सेम थी, ऑल द एसेट्स वर सेम, ऑल द लाइबिलिटीज वर सेम, एम्प्लॉयज, एवरीथिंग वाज सेम, जस्ट वन कंपनी। जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, अपने नाम से चलती है, तो MN लिमिटेड अपने आप में एक लिक्विडेट हुई और एक नई कंपनी इमर्ज होकर आ गई, EF लिमिटेड। इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक दिल्ली की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एल्डाइन। ठीक है, एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि किसी वजह से डिस्प्यूट्स की वजह से उस कंपनी को लिक्विडेट हुआ, लेकिन उसी कंपनी के टीचर्स ने, एम्प्लॉइज ने सेम एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ मिलकर एल्डाइन को तो एंड कर दिया और इसके बदले में एक नई फर्म को इमर्ज कर दिया, जिसका नाम दे दिया उन्होंने प्रोवाइस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एब्सॉर्प्शन और अमालगमेशन। ठीक है, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत बेसिक सा होता है, उसमें क्या होता है, जैसे MN लिमिटेड थी, MN लिमिटेड ही रहेगी, किसी वजह से कंपनी लॉसेस झेल रही है, लॉसेस हो रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी ही कंपनी में दोबारा रिकंस्ट्रक्शन, जैसे रिनोवेशन बोलते हैं, उसी तरह से कंपनी अपने ही एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेगी, शेयर कैपिटल को रीवैल्यू करेगी, शेयर्स को रीवैल्यू करेगी और उसमें अपनी ही मतलब नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी, वो खुद ही एक कंपनी में अंदर रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा कि हम किन बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि अमालगमेशन जो है वो मर्जर के केस पे डिफाइन हो रहा है या परचेज के केस में। मैंने अभी आपको बताया था कि एक बड़ी कंपनी है X लिमिटेड और Y लिमिटेड है, दो, एक छोटी है Y लिमिटेड, बड़ी है X लिमिटेड। Y लिमिटेड X लिमिटेड में मर्ज हो रही है यानी कि मर्जर का केस, या X लिमिटेड Y को परचेज कर यानी कि परचेज का केस। तो किन बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे कि उसको मर्जर के केस के अंडर फॉल करेगा या परचेज के अंदर? इसके लिए 4-5 बेसिक कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफेरी कंपनी। सबसे पहले इसमें दो टर्म्स है, ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी। तो ट्रांसफेरर और ट्रांसफेरी होती कौन सी है? द कंपनी विच मर्जेस, जो कंपनी मर्ज हो रही है उसको तो हम ट्रांसफेरर का नाम देते हैं, और जिस कंपनी में मर्ज हो रही है उसको हम ट्रांसफेरी का नाम देते हैं, या फिर जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये थी A लिमिटेड, ये थी B लिमिटेड, दोनों मिलके बन गई C लिमिटेड। ठीक है, तो A और B जो होगी वो ट्रांसफेरर कंपनी होगी और C जो होगी वो ट्रांसफेरी कंपनी होगी। तो जितने एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफेरर कंपनी के होंगे वो किसके बन जाएंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफेरी कंपनी के। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमसे ये कहता है कि जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी ट्रांसफेरर कंपनी की, वो ट्रांसफेरी कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी? उनके बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेगी। कैसे करेगी गाइस? उनकी बुक वैल्यूज पे रिकॉर्ड करेगी, नॉट ऑन देयर मार्केट वैल्यू। दो तरह की वैल्यूज होती हैं, बुक और मार्केट। बुक वैल्यू एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट, मार्केट वैल्यू एज पर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तीसरी कंडीशन होती है शेयर होल्डर्स नॉट लेस देन 90%, मतलब कम से कम 90% शेयर होल्डर तो एग्री होने चाहिए अमालगमेशन के लिए। कितने परसेंट? 90%। और जितने भी 90% शेयर होल्डर होंगे अमालगमेशन के लिए एग्री, वो 90% शेयर होल्डर ट्रांसफेरर कंपनी के ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू किसके शेयर होल्डर बन जाएंगे? ट्रांसफेरी कंपनी के। किसके बन जाएंगे गाइस? ट्रांसफेरी। ये बाय द वर्च्यू मतलब बाय द लॉ बात हो रही है। लॉ ही अपने आप कहता है कि जो 90, पहली बात तो 90% एग्री होने चाहिए, और दूसरी बात एग्री होने के बाद ये 90% शेयर होल्डर जो ट्रांसफेरर के होंगे वो किसके बन जाएंगे? शेयर होल्डर्स ट्रांसफेरी के बन जाएंगे। फोर्थ आता है कि जो ट्रांसफेरर कंपनी का बिजनेस है वो ट्रांसफेरी कंपनी बंद नहीं करेगी, वो बिजनेस लगातार चलता ही रहेगा। कोई भी इंटेंशन बाय द CEO और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफेरी कंपनी
इस इंटेंशन के साथ अमालगमेशन नहीं करेंगे कि वो उस कंपनी को एब्जॉर्ब करें, उस कंपनी को अपने अंदर मर्ज करें और फिर हम उसको सेल कर देंगे। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर वो उसको टेक ओवर कर रहे हैं तो उसका बिजनेस यानी कि ट्रांसफेरर कंपनी का बिजनेस वो लॉन्ग टर्म तक चलाते ही रहेंगे, ठीक है। और पांचवा तो है ही, आपको जब आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो या किसी मर्ज कर रहे हो तो आपको उसे क्या पे करना पड़ेगा, परचेज कंसीडरेशन। सो टू परचेज कंसीडरेशन आपको कैलकुलेट करना है। परचेज कंसीडरेशन फिर आप किसको पे करते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करोगे। आप कैश में भी कर सकते हो, आप फुली पेड इक्विटी शेयर्स में भी कर सकते हो, लेकिन मर्जर के केस में कैसे करोगे गाइस, आप शेयर्स की फॉर्म में करोगे, बिकॉज वो बाय दी वर्च्यू ये बात कह रहा है कि शेयर होल्डर जो ट्रांसफेरर के होंगे वो किसके बन जाएंगे, ट्रांसफेरी के। तो मैंने आपको 4-5 कंडीशन बताई। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, पूरी पांचों, तो वो किसका केस बनेगा, मर्जर का केस बनेगा। किसका केस बनेगा गाइस, मर्जर का केस बनेगा। लेकिन अगर एक भी कंडीशन लैग कर गई या एक भी कंडीशन फॉल बैक कर गई, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली किसका केस बन जाएगा गाइस, परचेज का केस बन जाएगा। फिर हम उसे मर्जर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो उसने ये कंडीशन फुलफिल करी, ये करी और ये तो ऑटोमेटिकली होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन तो उसने फुलफिल कर दी, लेकिन उसने क्या करा कि बुक वैल्यू की गलती, बुक वैल्यू के बजाय उसने उससे एसेट्स और लायबिलिटीज को किन वैल्यूज पे रिकॉर्ड कर लिया गाइस, मार्केट वैल्यूज पे रिकॉर्ड कर लिया। किन पे कर लिया, मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर हम इसे मर्जर का केस नहीं मानेंगे, हम इसे किसका केस मानेंगे, परचेज का केस मानेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो 5 आपको 5 एलिजिबिलिटीज हैं, क्राइटेरिया है, आप इनको से चेक करना है। अगर 5 फुलफिल है तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस आएगा। एक भी लैग करी तो आप परचेज के केस में डाल दोगे। इतनी बातें तो क्वेश्चंस में आपको मेंशन होगा, लेकिन मैं रियल लाइफ से आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है। अब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं गाइस, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और बिजनेस अगर परचेज है तो उसके लिए एक दूसरा मेथड होता है, उसको हम सीधा यही बोलते हैं द परचेज मेथड। सो ये 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली हमारे अमालगमेशन के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हमारा बेसिक अमालगमेशन था, बेस था कि अमालगमेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, किस नेचर में होता है, कैसे बताएंगे कौन से नेचर का है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अमालगमेशन। सो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि अमालगमेशन होता क्या है, मर्जर का केस क्या होता है, परचेज का केस क्या होता है। अब जो पॉइंट आता है कि हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमालगमेशन का कैसे करेंगे। 2 टाइप्स की मैंने आपको कंपनीज बताई थी, एक होती है ट्रांसफेरर कंपनी, एक होता है ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरर जो मर्ज हो रही है या जो बिक रही है, ठीक है। तो ट्रांसफेरर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज क्या होती है, देखो सबसे पहला मैंने एक चीज बताई थी जब भी मर्जर और परचेज का केस बता रहा था कि जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफेरर की होंगी वो सब बन जाएंगी एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफेरी की ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा मेन ये है कि यहाँ पे हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप 12th में भी पढ़े हो तो आपको ध्यान हो, हम रियलाइजेशन कब बनाते थे, जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही होती थी। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, एक फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, दूसरी में मर्ज होगी या नई फॉर्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना। उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब ऐसे में आप जर्नल एंट्री ये क्यों कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कोई भी एंट्री आप कर रहे हो तो उसके पीछे एक लॉजिक जरूर होना चाहिए। देखो आपको अगर याद हो तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में एसेट्स अकाउंट का रूल क्या होता था, रूल हमसे ये कहता था कि डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। अगर किसी भी वजह से एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, किसी भी वजह से एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। यहां जब एसेट्स बिक रहा है, दूसरी कंपनी के पास जा रहा है, तो हमारी कंपनी से एसेट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो इसीलिए हमने एसेट्स को क्या करा, यहां पे क्रेडिट करा है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रोसेस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन के अंडर एसेट्स आ जाते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम इसलिए डेबिट साइड पे डाल देते हैं। अपोजिट इसकी एंट्री लायबिलिटीज की जाती है, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट सब, फिर दूसरी बात हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी चीज, अब हमने एसेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया। अब जो हमारी तीसरी चीज आती है वो है परचेज कंसीडरेशन को
ड्यू करना। भाई हम कंपनी मर्ज हो रही है या कंपनी हम सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें पेमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? परचेस कंसीडरेशन मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? परचेस कंसीडरेशन को ड्यू करेंगे। ड्यू हम किस पे करेंगे? ट्रांसफेरी कंपनी पे। ठीक है, अब जब ड्यू कर रहे हैं मतलब हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन हम रिसीव करेंगे, तो एक हमारा एसेट यानी कि डेटर की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। वो कौन है? ट्रांसफेरी कंपनी। सो ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट एज द एसेट विल इंक्रीज, डेबिट टेंड्स टू इंक्रीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने ड्यू भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जब उससे हमने पैसा मांगा है तो वो हमें पैसा देगा, परचेस कंसीडरेशन देगा। परचेस कंसीडरेशन जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कैश की फॉर्म में यानी बैंक से भी आ सकता है, शेयर्स की फॉर्म में भी आ सकता है और डिबेंचर्स की फॉर्म में भी आता है। सो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन, इफ यू रिमेंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी डेबिट, डिबेंचर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी डेबिट टू ट्रांसफेरी कंपनी, बिकॉज क्रेडिट द गिवर होता है। सारी चीजें बेसिक रूल पे बेस्ड है, बेसिक रूल्स याद है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है हम जब रियलाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रियलाइजेशन पे प्रॉफिट भी होगा और रियलाइजेशन पे लॉस भी होगा। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? अगर प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और अगर लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें प्रॉफिट है या लॉस है? वो हम कैसे करेंगे? रियलाइजेशन का डेबिट जहां जहां हो रहा है और रियलाइजेशन क्रेडिट जहां जहां हो रहा है उनका हम टोटलिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर डेबिट कम आएगा और क्रेडिट ज्यादा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ यहां पे, डेबिट द लॉ एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम, खर्चा कम है इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है, अगर रियलाइजेशन का डेबिट कम है तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन को उतने से डेबिट करके शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देंगे। और रियलाइजेशन का क्रेडिट कम है तो लॉस होगा, तो रियलाइजेशन क्रेडिट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स में फिर हम लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने पेमेंट रिसीव करा है यहाँ पे परचेस कंसीडरेशन, ये हम किसको दे देंगे? अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ठीक है, अब अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, वो भी एक पर्सन ही है। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, जो जो चीजें हमें मिली है, अगर बैंक शेयर्स और डिबेंचर जो भी मिल रहा है वो हम उनको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, और वो किस में मिल रहे हैं? ट्रांसफेरी, अपनी कंपनी को देंगे नहीं, वो ट्रांसफेरी कंपनी के मिलेंगे, उसके शेयर होल्डर्स और उसके डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, ये सब इनका बियर, और आपका बियर जो करता मिलता किसको है? शेयर होल्डर को मिलता है, बिकॉज़ शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। रिजर्व कहां से बनता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट किसका पार्ट हक होता है? शेयर होल्डर्स का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अगेन वो किसका हक होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। तो एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, बिकॉज शेयर, अब कंपनी बिक गई तो कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट कर देंगे। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर द नेचर ऑफ लायबिलिटीज, ये भी डिक्रीज होंगी, अगेन इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज ये भी लायबिलिटीज का पार्ट होता है, और ये कहां चले जाएगा? पूरा शेयर होल्डर्स में। कैपिटल का पैसा भी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हमें आपको इतना पैसा देना है। रिजर्व को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी हमने ट्रांसफर कर देंगे, हमने आपको इतना पैसा देना है, और जितना उनका यहां पे निकल के आ रहा होगा वही हम उन्हें यहां पे पेमेंट करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहां जितने से इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट होगा उतने ही से यहां इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट भी हो जाएगा, या फिर टोटल आप देख के चलोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर जितने से डेबिट होना है उतने से क्रेडिट जरूर होगा। ये आंसर चेक करने का तरीका है। जैसे यहां पे डेबिट हो रहा है तो डेबिट ऑफ दिस एंड डेबिट ऑफ दिस, इन दोनों का टोटल करके क्रेडिट के बराबर आएगा। या फिर लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट ऑफ दिस एंड क्रेडिट ऑफ दिस विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू द डेबिट फॉर द पेमेंट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक एंट्रीज ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। ऐसा नहीं है सिर्फ यही एंट्रीज होती हैं, 2-3 एंट्रीज जो होती हैं वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करती हैं, किसी क्वेश्चन में आती हैं किसी में नहीं आती, लेकिन ये 8 बेसिक एंट्रीज हैं। अब वो 2-3 एंट्रीज कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कोई ऐसा एसेट है जो ट्रांसफेरी कंपनी एक्वायर नहीं करना चाह रही है, वो कह रही है मुझे परचेज का केस है। ठीक है, अब वो सारे एसेट्स तो एक्वायर कर नहीं रही, उसने कुछ एक्वायर कर लिए, उसने कहा ये एसेट्स मुझे नहीं चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एसेट्स क्या जाएगी? वो ट्रांसफेरर कंपनी क्या कर देगी? सेल ऑफ कर देगी। भाई जो एसेट्स ट्रांसफेरी कंपनी नहीं ले रही है, एक्वायर नहीं कर रही है, तो वो एसेट्स ट्रांसफेरर कंपनी क्या कर देगी? सेल ऑफ कर देगी। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है, मैं आपको यहां पे एंट्री इधर बता दे रहा हूं, इधर के पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए देखो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी हमारे मतलब हम ट्रांसफेरर की बात करके चल रहे हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी एसेट्स होंगे, टू प्लांट टू मशीनरी वॉट एवर, ठीक है। तो जो एक्वायर नहीं कर रही उसकी ये एंट्री हो जाएगी। तो कुछ एंट्रीज रहती है जो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करती है, किसी में आएंगे किसी में नहीं आएगी। सिमिलरली ऐसा लाइबिलिटीज का भी हो सकता है। उसने कह दिया ट्रांसफर कंपनी के फर्दर लाइबिलिटीज में एक्वायर मैं बियर नहीं करूंगी, मुझे नहीं मतलब, तो वो आप बियर करोगे, तो उसकी भी एंट्री क्या होगी, जब उनका पे करोगे तो सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट, बिकॉज पे कर रहे हो जो भी होगा, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ऐसी कुछ एंट्रीज होती हैं जो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करती रहती है, चेंज करती रहती हैं। लेकिन ये जो एंट्रीज होती है, ये 7 बेसिक एंट्रीज जो मोस्टली क्वेश्चंस में आती हैं, ये पूरे इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्नल एंट्रीज इन द केस ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। अब जो गाइज हमारा आता है वो आता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी, यानी कि जो कंपनी खरीद रही है या फिर जो कंपनी में जिसमें ट्रांसफेरर मर्ज हो रही है या जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है, तीनों केस हो सकते हैं। तो तीनों केस में ट्रांसफेरी बुक्स पे देखो 3 एंट्रीज तो गाइस हमारी मेन होती हैं। पहली एंट्री परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की, तो एंट्री क्या होगी, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। हर ट्रांसफेरर कंपनी का बाय द कोड एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो कि उसके लिक्विडेशन के प्रोसेस को ओवरटेक करता है, ठीक है। दूसरा, अब जब मर्जर हो रहा है या परचेज हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगी। एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट वेरियस रिजर्व्स, ऑब्वियसली बात है उसके रिजर्व भी आ जाएंगे अगर मर्जर का केस है, ठीक है ना। और टू बिजनेस मर्जर, वहां जो हमने ट्रांसफेरर में रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करे थे वो उनके परचेज कंसीडरेशन की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए करे थे कि हमें उन्हें कितना पे करना है, लेकिन वो रिजर्व्स उनको देने, वो रिजर्व्स किसके पास आ जाएंगे, हमारे पास, बिकॉज अल्टीमेटली उन शेयर होल्डर्स को हम अपनी कंपनी में शेयर दे रहे हैं, पेमेंट तो दे रहे हैं। वो तो जो हम रिजर्व ट्रांसफर कर रहे थे ट्रांसफेरर कंपनी के केस में, वो हम कर रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्चुअल वैल्यू निकालने को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरी एंट्री फॉर मेकिंग पेमेंट, यहां हमने ड्यू करा, यहां हमने एक्वायर करा एसेट्स और लाइबिलिटीज, या फाइनल प्रोसेस क्या रहेगा, पेमेंट करने का रहेगा। तो पेमेंट कर देंगे, किसको करेंगे, लिक्विडेटर को करेंगे, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर्स को। तो डेबिट द रिसीवर, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक अकाउंट, शेयर कैपिटल क्रेडिट द इंक्रीज एंड टू डिवेंचर अकाउंट। ये 3 हमारी बेसिक एंट्रीज होती हैं। अच्छा, मैंने अभी बताया 2 केस होते हैं, परचेज का, एक मर्जर का। अगर मान लो मर्जर का केस है कि 2 कंपनी मर्ज होकर नई फॉर्म हो रही है, तो वहां पे नई कंपनी के फॉर्मेशन में एक फॉर्मेशन एक्सपेंसेस का भी खर्चा होता है, और जो खर्चे कंपनी के फॉर्मेशन में खर्च किए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उसका हम पेमेंट करेंगे, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है जो कि हमारे एसेट में ट्रांसफर हो जाएगा और फर्दर ये आगे जाके प्रॉफिट से चार्ज कर लिया जाएगा। अगर कंपनी का लिक्विडेशन, यानी कि जो ट्रांसफेरर कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसके लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी हम बियर कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे फिर एंट्री क्या होगी, पहली पेमेंट करने की एंट्री, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हम कहां से चार्ज करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस से, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारा नुकसान है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ये 2 एंट्री इस केस में होंगे, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस हम बियर कर रहे हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ये अगर मर्जर के केस में नई कंपनी फॉर्म हो रही है तो उस नई कंपनी के फॉर्मेशन में जो खर्चा होगा ये उसकी एंट्री है। बाकी ये 3 बेसिक एंट्री तो मोस्टली एवरी क्वेश्चन में होंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अमालगमेशन। रेस्ट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन हियर वी एंड टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।